हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम मगध यूनिवर्सिटी जो बोध गया में है उसका हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 18-20 सेशन के लेकर है, यानी इसका एग्जाम 2019 में हुआ था, बीएड फर्स्ट ईयर। देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं, इससे पहले हम आपका 2019-21 सेशन का हम डाल दिए, जिसका एग्जाम 2021 में हुआ था। 20 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया, उसका एग्जाम 21 में हुआ था। और आपका जो क्या इसको बोलते हैं कि जो 15 से 17 जो सेशन है 2016 में जिसका एग्जाम था, उसका भी हम बीएड फर्स्ट ईयर का डाल दिए हैं क्वेश्चन। समझे? आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिखा होगा क्वेश्चन बैंक बीएड, क्वेश्चन बैंक मगध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर। समझे? तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। एक और चीज़ आपको बताते हैं कि 1 से 2 दिन में, 2 से 3 में थोड़ा इलेक्शन हमारे तरफ था, तो इसीलिए हम थोड़ा बिजी उधर थे। तो 1 से 2 दिन में आपका हम मगध यूनिवर्सिटी का भी हम गेस्ट क्वेश्चन कर देंगे। समझे? इसके आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी एग्जाम का कोई अथी नहीं है। एग्जाम आप लोग का अभी थोड़ा लेट से होगा। समझे? तो इसीलिए आप लोग को हम वीवीआई क्वेश्चन जल्दी ही कर देंगे जो एग्जाम में आएगा। तो आइए हम आपका और एक और चीज़ बताते हैं। तो ये देख लीजिएगा, 2 ईयर का हम डाल दिए हैं, और आज आपका 19 से 18 से 20 का डाल रहे हैं, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था। एक बच जाता है आपका 16 से 18 सेशन का, जिसका एग्जाम 2017 में हुआ था, उसका भी डाल देंगे। तो आपका सब ईयर का मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। उसके बाद हम आपको 20-22 सेशन के लिए हम वीवीआई क्वेश्चन गेस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है मगध यूनिवर्सिटी बीएड क्वेश्चन बैंक 2018 से 20। पहला जो आपका कोर्स का नाम होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं उसका विकास। 3 घंटा टाइम देता है। फुल मार्क्स आपका कितना होता है? 80 नंबर का होता है। समझे? लिखा हुआ है, देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं, जो मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, समझे, ये दोनों आपका सेम ही सिलेबस है दोनों, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी से ही पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अलग हुई है। तो देखिए, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप का, उसके बाद आपका शॉर्ट टाइप, यानी शॉर्ट टाइप करने मतलब लघु तरीय, फिर आपका ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें लॉन्ग टाइप आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, फिर उसके बाद आपका 5 नंबर का रहता है, फिर आपका 2 नंबर का रहता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए में पूछा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न है आपका कि बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया अंकित कीजिए और एक छात्र के सही भाषा विकास में स्कूल और शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी कह रहा है ट्रेस द कोर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन एंड हाईलाइट द रोल ऑफ द स्कूल एंड द टीचर इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट लैंग्वेज। यानी बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया कैसे होता है उसको अंकित कीजिए, और एक छात्र में सही भाषा विकास में स्कूल एवं शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन को समझाए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यानी चाइल्डहुड इज ए यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड। यानी कह रहा है बाल्यावस्था जो जीवन का अनोखा काल होता है, इस कथन को समझाइए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि किशोरावस्था की मुख्य सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं का वर्णन करें। शिक्षक उनके स्वस्थ विकास के लिए किन उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी डिस्क्राइब द चीफ सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टर्स ऑफ एडोलसेंट, व्हाट मेथड कैन ए लेक्चर अडॉप्ट फॉर देयर हेल्थी डेवलपमेंट। अगला आपका क्वेश्चन है चौथा कि समुदाय किसे कहते हैं, बालक की शिक्षा में समुदाय की भूमिका का वर्णन करें। यानी व्हाट इज कम्युनिटी, हाउ कम्युनिटी हेल्प इन एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत को समझाइए। यानी एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रेनर। समझे? यानी सामाजिक काम से रिलेटेड थ्योरी है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है कि विकास एवं तथा अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय है, विकास तथा अभिवृद्धि के विभिन्न सिद्धांतों तथा कारकों का वर्णन करें। यानी कह रहा है व्हाट इज मीन्ट बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कर्स वेरियर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एलोंग विथ फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कह रहा है कि विकास तथा अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय है, विकास तथा अभिवृद्धि के विभिन्न सिद्धांतों तथा कारकों का वर्णन करें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सातवां
कि बालक के मानसिक विकास का वर्णन करे तथा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, यानी डिस्कस द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। आइए अब 8वां क्वेश्चन आते हैं। 8वां आपका क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है, इस कथन की विवेचना करें, यानी ए नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज इंसेंशियल फॉर द टीचर कमेंट, यानी नॉलेज क्यों होना चाहिए, इस पर आप एक विचार दीजिए। तो ये 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, इसमें से आप कितना का जवाब देना था, तो 5 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का है, 10 नंबर का है। आइए अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपका 9वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से जो क्वेश्चन है सबका जवाब देना होगा, समझे। 4 क्वेश्चन का जवाब लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला क्वेश्चन है, अब 9 के ए में दिया है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर बताइए, यानी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, यानी व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था का तूफान तथा तनाव का काल क्यों कहा जाता है, यानी व्हाट एडोलसेंट पीरियड इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। और डी नंबर है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, यानी स्टेट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। और फिर आपका 9वां आपका 5वां क्वेश्चन है कि नगरीकरण एवं आर्थिक बदलाव के किशोरावस्था पर नकारात्मक प्रभाव, मतलब नगरीकरण में आर्थिक बदलाव से किशोरावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिकल चेंज एंड एडोलसेंट। फिर आपका 6ठा है कि व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्टिंग जनरल एंड एकेनकोटल रिकॉर्ड, यानी रिफ्लेक्टिव जनरल एवं उपव्याख्यात्मक रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं। इसमें से आपको 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको 4 का जवाब देना है। आइए अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी में। क्वेश्चन है आपका 10 के ए में लिखा है, इसमें सभी को जवाब देना है, समझे। कि पियाजे के अनुसार संवेदी कामक अवस्था जन्म से डैश वर्ष तक होती है, यानी 2 वर्ष ऐसे होता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन है कि वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं, तो आपका जीन होते हैं, मैंने वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं, तो जीन होते हैं। ये है मेन कैरियर ऑफ हेरेडिटी यार डैश हो जाएगा। फिर है सी नंबर कि बालिकाओं का विकास बालक की अपेक्षा डैश से होता है, तो स्पीड से होता है, यानी जो मतलब अधिक गति से होता है, ये भी बोल सकते हैं। फिर अगला है किशोरावस्था डैश की समाप्ति से प्रारंभ होती है और डैश आने पर समाप्त है, यानी डैश की समाप्ति यानी बाल्यावस्था की समाप्ति पर प्रारंभ होती है तथा पौधावस्था या उसी को बोलते हैं आपका व्यस्तावस्था आने पर समाप्त हो जाती है। फिर है समाजीकरण के 3 पद है, डिफ्यूजन प्रसरण, ये सब आप भर लीजिएगा, बी में भरना है, सी में एलिमिनेशन दिया हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय डैश का रूप है। फिर अगला है जी नंबर कि श्रेष्ठावस्था डैश वर्ष की उम्र तक रहती है, समझे। फिर अगला है ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है। फिर आपका अगला है बाल विकास में डैश तथा डैश का समान महत्व है। फिर अगला है संवेग व्यक्ति के उत्तेजक अवस्था है, सत्य या गलत मतलब आपको बताना है। आइए अब दूसरा पेपर आपका होता है कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, समझे, समकालीन भारत एवं शिक्षा। 3 घंटा इसमें भी रहता है, टाइम आपका कितना है 80 मतलब फुल मार्क्स आपका 80 नंबर का रहता है। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में है, 5 क्वेश्चन है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की विवेचना कीजिए, यानी डिस्क्राइब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सी नंबर क्वेश्चन है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1992 का मूल्यांकन करें, यानी इवैल्यूएट द रिसीव्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, यानी मेंशन द प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत में स्त्री शिक्षा के विकास का वर्णन करें, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। फिर अगला है शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी आवश्यकता है महत्व का वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी एज ए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, डिस्कस इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस इन इंडिया। और आपका अगला है
डिस्क्राइब द प्रॉब्लम वीकर सेक्शन एजुकेशन, निर्बल वर्ग की शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के वर्णन करें। आइए अगला 8वां क्वेश्चन है आपका कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा क्या है, इसे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। व्हाट इज द क्वालिटी एजुकेशन, डिस्क्राइब डिफिकल्टीज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। आइए सेक्शन बी में है, निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वुड घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच। दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तीसरा है आपका वर्धा शिक्षा यानी इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा। फिर आपका डी है वंचित समूह। फिर का ई आपका है शिक्षा का निजीकरण। फिर है आपका लास्ट है स्त्री शिक्षा का वर्तमान स्थिति। इसी में से आपका 4 का जवाब देना है 6 में से। फिर आपका सेक्शन सी आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि हंटर समिति की नियुक्ति सन 1882 में हुआ था। फिर है वर्धा योजना संबंधित है बेसिक बुनियादी शिक्षा से। फिर तीसरा है आपका प्रारंभ ब्लैक बैग योजना डैश स्तर के विद्यालय हेतु बनाई गई थी। फिर एनसीटी का पूरा नाम बोल लिखना है, समझे। ये सब का आंसर आप बाद में बताएंगे, समझे। फिर अगला है विश्वविद्यालय अनुदान की नियुक्ति डैश में हुई थी। फिर है ताराचंद समिति ने अपनी रिपोर्ट संरचनाएं प्रस्तुत की थी। फिर है भारतीय संविधान की धारा डैश विषय से संबंधित है। और है डीपीईपी की पूरा नाम क्या है। फिर है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षा से है। फिर अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपना प्रथम प्रतिवेदन डैश सन इतना प्रस्तुत किया था। तो आपका कोर्स 2 का हो गया। आइए कोर्स 3 में आते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें भी 3 घंटा रहता है, 80 नंबर का ये भी होता है। टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग शिक्षण एवं लर्निंग शिक्षण एवं अधिगम एवं शिक्षण होगा, उल्टा लिख दिया है। आइए हम आते हैं इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक की व्यावसायिक उत्कृष्टता हेतु विविध प्रावधानों की विवेचना करें, यानी डिस्कस द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण और अधिगम में अंतर लिखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता की दृष्टि से अधिगम के मूल आधार बताइए, यानी डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, इन्यूमुलेट फंडामेंटल बेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन द व्यू ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तीसरा क्वेश्चन है अभिप्रेरणा सफलतापूर्वक सीखने की कुंजी है, व्याख्या करें अपने विद्यार्थी को कक्षा में आप कैसे अभिप्रेरित करेंगे, यानी मोटिवेशन इज द की ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग, कमेंट हाउ विल वी मोटिवेट यू पीपल इन द क्लास, यानी जो छात्र रहते हैं उनको कैसे आप कीजिएगा मोटिवेट। अगला है कि अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, किसी एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा इनके शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। यानी कह रहा है कि इन्यूमुलेट वेरियर थ्योरी ऑफ लर्निंग, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ एनी वन एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस इट एजुकेशनल, मतलब एसआर थ्योरी आपका हो गया थॉर्नडाइक का। फिर आपका हो गया कि सीखने को परिभाषित कीजिए, सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए सीखने को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए, नहीं डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के हस्तांतरण का क्या अभिप्राय है, जिन परिस्थितियों में अधिगम का हस्तांतरण होता है उनकी विवेचना कीजिए तथा अध्यापक के लिए इसका महत्व बताइए, यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टेक प्लेस एंड एक्सप्लेन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर। 7वां क्वेश्चन है संरचनावाद को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संरचनावादी सिद्धांत की व्याख्या करिए, एंड डिफाइन कंस्ट्रक्टिज्म इन योर ऑन वर्ड, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी गिवन बाय जीन पिगट। 8वां क्वेश्चन है कि शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षक की भूमिका का व्याख्या की, यानी डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन डिफरेंट फेज ऑफ टीचिंग। आइए सेक्शन बी आपका है लघुत्तरीय, यानी निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या है शिक्षक शिक्षा में वृत्तिका विकास क्रियाओं को महत्व देने के 4 मुख्य कारण कौन है। दूसरा है बुद्धि और अधिगम में इसकी भूमिका। तीसरा है आवश्यकता प्रेरक उद्दीपक को परिभाषित कीजिए, सीखने में पठार उनका कारण क्या है, सीखने के हस्तांतरण के सिद्धांत का नाम बताइए, और शिक्षा का अधिकार 2009। आइए अब सेक्शन सी है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रवदीप सामग्री से, तो संपर्क इसमें होगा। दूसरा है सीखने का हस्तांतरण है सीखी वस्तु को संभालना, सीखी वस्तु का वैसा ही उपयोग करना, सीखी वस्तु का अन्य परिस्थितियों प्रयोग, यही हो जाएगा 3 नंबर। इवान पी पोलक डैश मनोवैज्ञानिक थे, तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। फिर है सीखने के क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर दिया हुआ था। अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक गेस्टलवाद है। एनसीईआरटी का पूरा नाम पूछ रहा है।
थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत को उत्पन्न सिद्धांत भी कहा जाता है, सत्य है। फिर आपका है वाइगोस्की सामाजिक संरचनावाद के प्रतिपादक माने जाते हैं, सत्य बात है। आदत और अभिरुचि जमजात परिणत नहीं, असत्य है। आदत तो कोई किसी को लग सकता है। फिर लिखा है असत्य है। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत अब्राहम मतलब परिषद क्या, सही बात है, सत्य है। आइए अब लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम में आते हैं, समझे। ये आपका 40 नंबर का होता है और 2 घंटा इसमें समय देता है। सेक्शन ए में लिखा है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। लिखा है भाषा एवं पाठ्यक्रम के मध्य क्या संबंध है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सूक्ष्म बनाने में भाषा की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। यानी कह रहा है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कैरिकुलम, राइट एंड इजी ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द फैसिलिटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में लेखन कौशल का विकास करने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली प्रमुख महत्वपूर्ण विधियों एवं युक्तियों का वर्णन करें। यानी डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस मेथड एंड डिवाइस ऑफ राइटिंग स्किल अमॉन्ग द स्कूल गोइंग स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है किसी एक विशेष भाषा का अर्जन समाज में किस प्रकार से शक्ति संबंधों को प्रभावित करते हैं, अपने अंतर की भाषा के सामाजिक कार्यों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। यानी हाउ डज द एक्टिवेशन ऑफ ए पार्टिकुलर लैंग्वेज अफेक्ट द पावर रिलेशन इन सोसाइटी, डिस्कस योर आंसर इन द कंटेंट ऑफ सोशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसमें मतलब 3 क्वेश्चन में आपका 2 का जवाब देना है। आइए आपका सेक्शन बी जो है लिखा है निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रशंसित टिप्पणी लिखे। भारत में भाषाई विविधता, भाषा शिक्षण कक्ष में मुख्य तत्व अवयव। तीसरा अलगाव का सिद्धांत। चौथा त्रिभाषा सूत्र और लास्ट है आपका वर्णात्मक पाठ की प्रकृति। आइए सेक्शन सी में है फिल इन द ब्लैंक्स है। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से हुआ है, भर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश भारत को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में वर्णित, ये सब आप कर सकते हैं। सी नंबर है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, यानी आपका कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है। फिर डी नंबर है कहानी सुनाना श्रवण एवं डैश कौशल विकसित करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। फिर आपका अगला है कि स्कूल स्तर पर शिक्षा प्रदान करने हेतु डैश भाषा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फिर है एफ नंबर नॉन चोमस्की को डैश सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रतिपादक माना जाता है। अब जी है आपका किसी विषय जैसे भारत में आर्थिक वृद्धि पर सीधी सपाट परिचर्चा को विदित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है डैश। फिर आपका है एच कि बाटलेट के अनुसार डैश पूर्व प्रतिक्रिया अवस्था या पूर्व अनुभव का संगठन है जो कि निरंतर क्रियाशील है, समझे। तो इसमें क्या हो जाएगा पाठ्यक्रम या भाषा जो आपका आंसर होगा आप कर लीजिएगा। फिर आपका है आइए पेपर 5 आपका है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, समझे पाठ्यक्रम में विषयों की समझ। पहला क्वेश्चन वही है, इसमें भी आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना होगा। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन है इंटरडिसिप्लिनरी अंतर अनुशासनिक उपागम। दूसरा है इतिहास तथा नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक भावना के वाहक के रूप में। तीसरा है विज्ञान अनुशासन के क्षेत्र में अध्ययन विकास एवं विद्यालय पाठ्यक्रम पर उनका प्रभाव। चौथा है ज्ञान की वैधता की जांच करने के सिद्धांत। और लास्ट है पाठ्यपुस्तक की प्रारूप संरचना के सिद्धांत। 5 में से 3 का जवाब देना है। सेक्शन आइए अब आगे आते हैं। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। देखिए इसमें गलती हो गया है, इसमें शुरू से पढ़ रहे क्वेश्चन आपका दीर्घोत्तरीय का छूट गया था। देखिए दीर्घोत्तरीय का यहाँ पर क्वेश्चन है सेक्शन ए का कि ज्ञान के विभिन्न अनुशासन एवं विषयों में संगठित करने के सिद्धांतों एवं विधियों पर प्रकाश डालिए। यानी डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ऑर्गेनाइज नॉलेज इनटू डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, समझे। इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपका सेक्शन ए में। पहला क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञानों भाषाओं एवं गणित के स्थानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी क्रिटिकली इवैल्यूएट द प्लेन ऑफ सोशल साइंस लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन स्कूल कैरिकुलम। और तीसरा आपका क्वेश्चन है कि व्यवसायिक एवं अंतर्बोध ज्ञान की प्रकृति एवं विभिन्न विद्यालय विषयों में इनके महत्व की विवेचना करेंगे। डिस्कस द नेचर ऑफ प्रैक्टिकल एंड इंट्यूटिव नॉलेज एंड देयर इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, समझे। तो ये 3 क्वेश्चन में आपको 2 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है।
इसमें तो बताइए दिया 4 में करा है निम्नलिखित में किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अंतरानुशासन उपागम, दूसरा है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक भावना के वाहक के रूप में। सी नंबर है विज्ञान अनुशासन के क्षेत्र में अध्ययन विकास एवं विद्यालय पाठ्यक्रम पर उनका प्रभाव। और डी नंबर है ज्ञान की वैधता की जांच करने में सिद्धांत। और ई नंबर है पाठ्य पुस्तक की प्रारूप संरचना के सिद्धांत। आइए सेक्शन सी आपका है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। 8 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लिखा है ज्ञान को न्याय जगत सत्य विश्वास रूप में डैश के द्वारा परिभाषित किया जाता है। दूसरा है NCFTE का पूर्ण रूप क्या है। सी नंबर है डैश को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। डी नंबर है ज्ञान वह ज्ञान है जिसे अन्य व्यक्तियों को लिखकर अथवा शाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से हस्तांतरित करना अत्यंत कठिन होता है। ई नंबर है अरस्तु के द्वारा स्थापित की गई संस्था का नाम डैश है। फिर है भारत की वह संस्था जिसने विद्यालय पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करने एवं संशोधन करने का मुख्य उत्तरदायित्व दिया गया है। NCERT होगा इसका। ई नंबर है आपका डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक डैश है। एच है प्रसिद्ध भारतीय विचारक आर्यभट्ट को डैश विषय के क्षेत्र में अपरिमित योगदान के लिए जाना जाता है। अब ये लास्ट है आपका पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय एवं समाज। इसमें भी आपका 40 नंबर का होता है, समझे। 2 क्वेश्चन आपका होगा जो आपका 10 नंबर का होगा। द्विगुतरीय में लिंग को परिभाषित करे, लिंग के विभिन्न सामाजिक निर्माण का वर्णन करे। दूसरा क्वेश्चन है लिंग समानता के संवैधानिक प्रावधान का वर्णन करे। और तीसरा है स्कूल में लिंग के जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आइए सेक्शन बी आपका है निम्नलिखित में किन्हीं 3 का संक्षिप्त उत्तर लिखें। लिंग गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। दूसरा है लिंग समानता में साथियों की भूमिका क्या है। सी नंबर है पितृत्व से आप क्या समझते हैं। डी नंबर है पुरुष एवं स्त्रीत्व में अंतर लिखिए। और ई नंबर है स्कूल में यौन उत्पीड़न की समस्या लिखिए, समझे। तो ये आपका सेक्शन बी हो गया, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। सेक्शन सी आपका है भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। बी नंबर है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। सी नंबर है आपका महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था। डी नंबर है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी। ई नंबर है वर्ष डैश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। और एफ है भारत में महिलाओं का वर्तमान साक्षरता दर डैश % है। और आपका जी नंबर है भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। और आपका लास्ट है भारत के वर्तमान अर्थ मंत्री यानी वर्तमान वित्त मंत्री जिसको बोला जाता है यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो ये आपका हो गया मेथड का, सबका अलग अलग होता है, तो ये आपको अलग अलग करके डाल देंगे। 7 पेपर का एग्जाम होता है 6 और मेथड सबका अलग अलग होता है, समझे। तो ये आपका हो गया। थैंक यू।